नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट के सामाजिक अध्ययन जो कि दूसरा पेपर है उसका क्वेश्चन आंसर का 5वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंब होता है, और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम बेसिक तौर पे देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में अगर जो पूछा गया है कि गतिवाद कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंबित होता है, तो पहला जो कह रहा है आपका कि बेसिक तौर पे आपका जो पहला कह रहा है कि सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने में। तो यहाँ पर आपका जो है कि बेसिक तौर पे गतिवाद मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर बेसिक तौर पे हमें सामाजिक समस्याओं के कारण जब नई नई योजनाएं लाते हैं तो कहाँ कहाँ पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि विभिन्न समाज व आर्थिक समस्याओं पर लोग आंदोलन द्वारा आयोजित करने से। तो ये भी आपका सही है कि इसमें हमें बेसिक तौर पे गतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इन दोनों चीज़ों में हमें लोकतंत्र में गतिवाद देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है। अब यहाँ पे आपका जो पहला कह रहा है कि मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है, तो बेसिक तौर पे यह अनियमित कार्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। और अगला कह रहा है आपका कि जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। तो यहाँ पर यह भी गलत है। ये पहला वाला गलत ये है क्योंकि इसमें लिखा है कि मजदूर को केवल नगद भुगतान दिया जाता है, तो यह गलत है क्योंकि मजदूर के अलावा अन्य लोग भी जो अन्य सेक्टरों में काम करते हैं उन्हें भी नगद भुगतान दिया जाता है, तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है, तो यह भी गलत है क्योंकि जब तक मजदूर काम करता है तभी तक उसे पेमेंट मिलता है। जब वो बीमार होता है तो हर जगहों पर उसे इस प्रकार के तनख्वाह नहीं मिलता है। अगला कह रहा है कि कभी कभी मजदूर ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। कभी कभी मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, तो यह क्या है, अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है। और चौथा कह रहा है कि नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है, तो यह भी आपका सही है कि बेसिक तौर पे जो व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है पूरे भारत में सभी लोग संगठित क्षेत्रों में नहीं काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में अधिक तौर पे काम करते हैं, और वहाँ पर नियमित अवसरों में बहुत थोड़ी गारंटी होती है नियमित रोजगार की। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि सी और डी वाला ऑप्शन सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैचअप करवाना है। यहाँ पे निम्न का रोजगारों की उनकी स्थिति के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया है सरकारी डॉक्टर। तो सरकारी डॉक्टर किस प्रकार का रोजगार करता है, तो सरकारी डॉक्टर जो होता है वह नियमित वेतनधारी कर्मचारी होता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद बी कह रहा है कि सड़क किनारे रेहड़ी पर जो सब्जी बेचने वाले कर्मचारी होते हैं यह किस प्रकार के कर्मचारी होते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा 3 कि यह क्या होते हैं, स्वरोजगार युक्त होते हैं। और उसके बाद सी जो कह रहा है वह कह रहा है कि कपड़ा फैक्ट्री का मालिक। तो कपड़ा फैक्ट्री का मालिक क्या होता है, नियोक्ता होता है, ठीक है, वह लोगों को रोजगार देता है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है डी वाला जो है कृषि मजदूर क्या होते हैं, तो कृषि मजदूर जो होते हैं एक अस्थायी वेतन श्रमिक होते हैं, तो डी का आपका पहला हो जाएगा। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि। अब यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषता के बारे में हमें बताना है। तो बेसिक तौर पे लोकतंत्र जो है अन्य स्वरूपों से इसलिए बेहतर है क्योंकि यह क्या है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, पहला तो सही है। दूसरा है कि यह प्रतिनिधित्व सरकार है, ठीक है, बेसिक तौर पे तो यह भी आपका सही होता है कि लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है, प्रतिनिधित्व सरकार है, तो दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो बेसिक तौर पर यह प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप दोनों, यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूप से क्या करता है, एक लोकतंत्र लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि ए और बी ही केवल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह कथन और कारण से है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कह रहा है कि निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी कि मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए, जो कि कथन बिल्कुल सही है।
कि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तो बेसिक तौर पे वह अच्छे से समाचारों को उपलब्ध नहीं करा पाएगी। और कारण कह रहा है कि अधिकांश संचार माध्यम यानी कि मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। तो ये भी सही है, लेकिन जो पहला वाला कथन है उसकी यह कारण एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो कह रहा है आपका कि शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या है, और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है आपका कि सरकार के अंग एक दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व यानी कि भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यह बिल्कुल आपका सही है। इसलिए आपने बेसिक तौर पे देखा होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है और इनमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सभी लोगों को अपने अपने कार्यों को क्या किया गया है, इसमें बांटा गया है। दूसरा कह रहा है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेन से आप समझ सकते हैं कि यह तीनों सूचियां इसलिए बताई गई है कि लोग एक दूसरे के काम के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीसरा मतलब यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि, अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, तो पहला कह रहा है कि सभी को अपने धर्म, विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। बिल्कुल सही है, भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्मों को अपनाने और तौर तरीकों को पूरी छूट देता है। दूसरा कह रहा है कि धर्म को मान्यता नहीं देता है। तो बेसिक तौर पे गलत है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह सभी धर्मों को मान्यता देता है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि केवल एक धर्म का पालन करता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत को आप देख सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों का लोग आसानी से पालन करते हैं। और चौथा कह रहा है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। तो यह भी आपका सही है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से बेसिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष राज्य अलग रखता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि ए और डी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। तो आपने पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी कारण से वकील नहीं रख सकता है। तो बेसिक तौर पर जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जो है वह ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी कारण से वकील नहीं कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 39A में। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके बारे में कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस उपरोक्त गद्यांश के आधार पर किसकी चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हो। तो गद्यांश में कह रहा है कि पश्चिमी वर्जीनिया जो कि अमेरिका में कम्युनिस्ट कृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर की सुबह थी। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और यहाँ पर पश्चिमी वर्जीनिया में भी इसी प्रकार की चीज़ें हुई थी। तो दोनों का कंपेयर करके पूछ रहा है कि आखिर में किसके बारे में चर्चा की जा सकती है। तो पहला कह रहा है कि वर्जीनिया में यूनियन कार्बाइड कारखाने पर काम करने वाले मजदूरों से भारतीय मजदूर अधिक दक्ष हैं। ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि सभी जगहों के मजदूर लगभग समान होते हैं। दूसरा कह रहा है कि अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होता है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि लगभग अलग अलग सभी देशों के सुरक्षा मानक एक समान ही होते हैं। अगला सी वाला कह रहा है आपका, यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि अलग अलग देशों में सुरक्षा मानकों में, ठीक है, अलग अलग देशों में सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होता है। तो बेसिक तौर पे हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि जो आपके विकसित देश होते हैं, ठीक है, विकसित देश होते हैं वहाँ पे सुरक्षा मानक क्या होते हैं, काफ़ी अत्यंत विकसित होते हैं। और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर सुरक्षा मानक को काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता है। तो भारत में आपने पता है कि एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। तो विकसित देशों में बेसिक तौर पर क्या होता है कि सुरक्षा मान क्या होते हैं, काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं, और विकासशील देशों में सुरक्षा मानक को बेसिक तौर पे अवॉइड किया जाता है। और
और इसी प्रकार की चीज़ें हमें बेसिक तौर पे मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस का जो रिसाव हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में, यही चीज़ें हमें देखने को मिला था। आपने पता है कि अभी हाल ही में द रेलवे मैन करके एक मूवी आई है और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे जो भारी चूक थी वह सुरक्षा मानकों को ही चूक थी, क्योंकि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड कार्बाइड का जो मालिक था उसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वह उन सारी कमियों को नज़रअंदाज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा बी वाला कि अलग अलग देशों में के बीच सुरक्षा मापदंडों में काफ़ी भारी फर्क होता है। ठीक है, तो आपका यहीं पे आपका सही होता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं कि विकसित देशों में कारखाने खोलने की श्रेष्ठता, ये भी गलत है आपका। और भोपाल स्थित कारखानों में भारतीय मजदूरों की कड़ी मेहनत व अंदाजा लगाने की शक्तियों का, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ओवरऑल यह जो वर्णन कर रहा है वह कह रहा है कि अलग अलग देशों में के बीच सुरक्षा मानकों में काफ़ी भारी फर्क होता है। अगला जो कह रहा है आपका कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करनी चाहती है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय इनमें शामिल होना ज़्यादा संभावना की दृष्टिकोण से सही है। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे आपका है कि पहला जो कह रहा है आपका कि मजदूरों के हितों की रक्षा, तो न्यूनतम वेतन में क्या होता है कि बेसिक तौर पे मजदूरों के हितों की रक्षा हमें बेसिक तौर पे करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि हमें उन्हें उतना पेमेंट देना चाहिए जिनसे कि वह अपने सारे दैनिक क्रियाकलापों को, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकें, और यही क्या है, मजदूरों के हितों की रक्षा है। दूसरा कह रहा है कि उत्पादकों के हितों की रक्षा, तो यहाँ पे मालिकों की बात हो रही है, तो बेसिक तौर पर हमें न्यूनतम वेतन पर बातें करना, तो यहाँ पे उत्पादक का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उत्पादक चाहते हैं कि हम कम से कम पेमेंट पर, ठीक है, लोगों से काम करवाएं। और चौथा कह रहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, तो उपभोक्ता भी यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पे उपभोक्ता क्या होते हैं कि बेसिक तौर पे ये चाहते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो बेसिक तौर पे चाहते हैं कि हमें कम से कम सस्ती से सस्ती चीज़ें मिले। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे सबसे अधिक जो बर्डन मिलता है वो मजदूरों को मिलता है, क्योंकि मालिक चाहता है कि हम मजदूरों से कम पैसे में क्या करें, काम करवाएं और उसे अधिक से अधिक दामों में बेचें। तो यहाँ पे न्यूनतम वेतन पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त संप्रत्यय जो होगा वह क्या होगा, आपका ए वाला कि मजदूरों के हितों की रक्षा, और इस प्रकार से सही विकल्प होता है आपका ए कि केवल पहला सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ में पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे पहला जो कह रहा है कि पहला जो कह रहा है आपका कि दृश्य सामग्री संप्रतियों का विवरण देती है, जो कि बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री जो होते हैं बेसिक तौर पे वह संप्रतियों को काफ़ी अधिक विवरण देती हैं, तो पहला सही है। दूसरा जो कह रहा है आपका कि ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान आकर्षण करती हैं, तो ये भी आपका सही है कि जो दृश्य सामग्री होती है उनसे उनके जरिए हमें कल्पना करने की दृष्टि क्या होती है और बढ़ती है, और साथ ही साथ जितनी हम अधिक कल्पना करते हैं उससे जिज्ञासा और बढ़ता है, और साथ ही साथ छवि जब सामने रहती है तो हमारा पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहता है। और तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि ये दृश्य सामग्री पूरक यानी कि भराव की तरह तथा पुस्तक को अधिक आकर्षण बनाने के लिए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग दृश्य सामग्रियों को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं करते हैं कि बेसिक तौर पे पुस्तक भरा हो और अधिक अट्रैक्टिव लगे। इसका रीजन ये होता है कि दृश्य सामग्री संप्रतियों का विवरण देती है और साथ ही साथ जिज्ञासा और ध्यान आकर्षण करती है। और चौथा कह रहा है कि कई बार दृश्य सामग्री शब्दों की अपेक्षा संप्रतियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है, तो ये भी आपका सही है, और इन्हीं कारणों से हम दृश्य सामग्रियों को सामाजिक विज्ञान में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है सी वाला होता है कि ए, बी और डी सही है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है आपका कि भारतीय विद्यार्थी पाठ्यचर्या में एक विशेष रूप से नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, और भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में एक विशेष रूप से नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारत में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। यह बिल्कुल आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम बताएंगे आपसे। और दूसरा कह रहा है कि नागरिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की परिकल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके, तो आपका बी वाला भी ऑप्शन गलत होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी कि दोनों ए और बी दोनों गलत है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं, क्योंकि नागरिक शास्त्र भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास, सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान तथा नेतृत्व के विकास के हेतु शामिल किया गया था, न कि ब्रिटिश के प्रति निष्ठा के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, बेसिक तौर पर शामिल इसलिए किया गया था क्योंकि विद्यार्थियों में सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास हो, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हो तथा नेतृत्व का विकास हो, इसलिए शामिल किया गया था। और आगे की बात करें कि यह भारत में अंग्रेजी राज के प्रति निष्ठा को देखते हुए शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता धारणा को बनाने से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपका है, पहला कह रहा है कि लड़कों को बलवान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जेंडर रूढ़िवादिता से है कि अगर लड़कों को बलवान बना दें तो लड़कियों कमज़ोर रहेंगी, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता ही है। दूसरा कह रहा है आपका कि लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि लड़के और लड़कियाँ समान रूप से कुश्ती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर उनके अच्छे कार्यों को सराहना करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि लड़के एवं विद्यार्थियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में ढालने की कोशिश करना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका सही है। अपरंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरागत भूमिकाएं चली आ रही हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं, ठीक है, या हम जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, तो इस प्रकार की जो भूमिका है उसको हटा कर, ये जो परंपरागत भूमिका आ रही है उसको हटाकर ये करना चाहिए कि बेसिक तौर पे लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान है, जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार की अपरंपरागत भूमिका में ढालने की कोशिश करना चाहिए, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला जो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त है। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका पहला जो कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जरूरी नहीं होता है कि पाठ्य पुस्तक के बाहर की भी चीज़ों को हमें उन्हें बताना चाहिए। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि कक्षा में वाद विवाद एवं चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि वाद विवाद से पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण की भी जानकारियां मिलती है, जिससे कि वह सामाजिक विज्ञान के शिक्षण उपागम का सही प्रयोग होता है। और तीसरा जो कह रहा है आपका कि तीसरा ये कह रहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक सामाजिक एवं स्तरों की भिन्नता से उपजे पूर्वाग्रह को कम किया जा सके, तो ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि परियोजना देना जो बाजार से में आसानी से उपलब्ध हो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो रटा रटा हो जाएगा कि अगर हम कोई परियोजना दे दें, ऐसी परियोजना जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, बच्चे वहाँ से उन चीज़ों को लेकर आएंगे और किसी प्रकार की नई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है, इसके लिए कौन सी गतिविधि उचित रहेगी। तो अब यहाँ पूछा है कि इसके लिए कौन से आपका दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला करें कि आसपास के क्षेत्र में स्मारकों को ढूंढना और उनके ऐतिहासिक महत्व और पारंपरिक मूल्य का पता लगाना, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे इनकी एक सूची बनाने के लिए बच्चों से कहना, तो इससे हमें ऐतिहासिक, बस केवल क्या खाते थे, इससे हमें केवल ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को बेसिक तौर पे यहाँ पे तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों में बांटें, वे वस्तुएं जो उसे शहर से मिलती हैं और वे वस्तुएं जो उन्हें गांव से मिलती हैं, तथा वे वस्तुएं जो व्यापारियों द्वारा तथा दूसरी जगहों से लाई गई हैं विभक्त करने के लिए कहना। तो इस प्रकार से हमें बेसिक तौर पर क्या होगा कि इतिहास के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी मिलेगी और जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि कैसे हमारा समाज विकसित हुआ और वर्तमान के अतीत के बारे में भी इससे हमें चीज़ें पता चलेगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है आपका सही ऑप्शन होता है ए और सी। तो आपका सही ऑप्शन होता है यहां पर सी वाला। अगला कह रहा है कि नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अब यहाँ पे नगर प्रशासन के बारे में पूछा गया है कि नगर प्रशासन के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। तो पहला कह रहा है कि नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण। आपने पता है कि बेसिक तौर पे जब सामाजिक अध्ययन करते हैं तो उसमें भ्रमण विधि सबसे अच्छा होता है कि हम खुद वहाँ पर जाएँ और आसपास के लोगों से मिले। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझाना। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जो होता है केवल पाठ्य पुस्तक की में दी गई वस्तुओं पर आधारित नहीं है, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी समझाना चाहिए उससे रिलेट करके। तो इसलिए बी वाला आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली नहीं, केवल आपका थ्योरेटिकली ज्ञान देने के लिए कह रहा है। तो इसलिए आपका सी वाला भी ऑप्शन गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना और सबसे अधिक, मतलब सफाई सुविधाओं पर बेसिक तौर पे एक परियोजना करना
ठीक है। तो यहाँ पे एक परियोजना करने के लिए बेसिक तौर पे कह रहा है, तो एक परियोजना करना और ठीक है, तो एक परियोजना करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होता है कि बेसिक तौर पे जब हम बेसिक तौर पे गांव में जाएंगे और उन्हें सफाई गांव पे एक परियोजना करने के लिए कहेंगे, तो वह गांव से बेसिक तौर पे रियली अटैच होंगे और वहाँ पर वह प्रैक्टिकली चीज़ों को जानेंगे कि किस प्रकार से जो नगर प्रशासन है वो चलता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और डी वाला। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है। तो अब यहाँ पे वाद विवाद के लिए पूछा है कि सबसे उपयुक्त विषय कौन सा है, और यहाँ पे क्या है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप जो है यह केवल रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम वाद विवाद में शामिल नहीं कर सकते हैं पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूपों, क्योंकि यह बेसिक तौर पर रटने वाली चीज़ें हैं। तो रट कर कोई भी बता सकता है, उससे अपनी नई चीज़ों को कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। जो चीज़ें हमें किताबों में हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम न चीज़ों को देख पा रहे हैं, केवल पढ़ी हुई चीज़ों को भी यहाँ पर शामिल करेंगे, तो यह वाद विवाद के लिए उपयुक्त विषय नहीं है। दूसरा कह रहे हैं गरीबी हटाने के लिए सरकार की पहल या योजना है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि बच्चों के सामने कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे और उसके बाद बच्चों को बताएंगे कि यह योजना कितनी प्रकार मतलब किस प्रकार से सफल है और किस प्रकार से असफल है। तो इस पर वह वाद विवाद कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो तीसरा कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये भी नहीं, क्योंकि आप सभी ने पता है कि भारत में जितने भी लोग 18+ हैं उनको, ठीक है, मत देने का अधिकार है। तो इससे कम तो किया जा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वह बालिग नहीं होंगे, जब तक चीज़ों को जानेंगे नहीं, तो इससे कम और कुछ किया नहीं जा सकता। तो यह वाद विवाद का, ठीक है, टॉपिक नहीं हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान। तो यह भी आपका सही है कि सभी लोग क्या कहेंगे कि इन नए तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रोजगार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें हम वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके जरिए सभी लोग अपने अपने थॉट्स को बताएंगे, ठीक है, और लोग वहाँ पर क्या करेंगे, उनके थॉट्स को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कहाँ पर तुम सही हो और कहाँ पर गलत हो। तो ये दोनों टॉपिक हैं कि जो गरीबी हटाने के लिए सरकार की पहल और साथ ही साथ रोजगार विकसित करने में तकनीकी योगदान, ये दोनों के दोनों जो है वाद विवाद के आयोजन के लिए सबसे उपयुक्त टॉपिक है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी और डी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहायक होगा, ठीक है। तो यहां पर पहला जो कह रहा है आपका कि कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि अगर रचनात्मक आदमी होता है तो अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो पहले हम बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चे अपने तरीके से बताएंगे कि इस समस्या को किस प्रकार से दूर करें। तो यह क्या होता है, आपके रचनात्मक अभिव्यक्ति में या रचनात्मक शिक्षण में आता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि समाधान उपलब्ध करवाना, तो हम खुद ही समाधान बता देंगे, तो वहाँ पर बच्चे उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। तो इस प्रकार से बी वाला आपका गलत है। तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये बच्चों से कहेंगे कि कक्षा में बेसिक तौर पे केवल, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र शिक्षण अधिगम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, क्या ये चीज़ें सही है। तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे कि नहीं, यहाँ पर केवल पाठ्य पुस्तकों को मतलब कि चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता है, उसके अलावा भी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो अपने रचनात्मक चीज़ों से क्या करेंगे, बताएंगे क्या क्या चीज़ें, ठीक है, हम पढ़ाने में या टीचर पढ़ाने में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह अपने रचनात्मक कौशल का वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। तो ये आपका गलत है, क्योंकि हम कोई भी टीचर बच्चों से इस प्रकार की कल्पना नहीं करता है कि वह एक्सप्लेनेशन भी दें और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी दें। और चौथा कह रहा है कि आकलन गतिविधियाँ मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं। तो यह भी बेसिक तौर पर रचनात्मक अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है। तो रचनात्मक अधिगम को बढ़ावा कौन कौन देता है, ए और सी के द्वारा हम बच्चों में रचनात्मक अधिगम का बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अब बेसिक तौर पे जानते हैं कि रचनात्मक अध्ययन के दौरान विद्यार्थी सीखने वाले नए ज्ञान को अपने पहले से सीखे हुए ज्ञान के साथ परस्पर जोड़कर विकसित करता है। इसी को हम लोग बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, रचनात्मक अधिगम कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी विधियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सारे गतिविधियाँ दिए गए इनमें कहाँ पर किन प्रश्न में आपको आलोचनात्मक चिंतन देखने को मिलता है। तो पहला जो कह रहा है कि विद्यार्थियों के आसपास पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बेसिक तौर पर हमें यहाँ पर जब हम आलोचनात्मक चिंतन की बात करते हैं
तो यह बेसिक तौर पे आपके आलोचना, क्योंकि यह क्या है, आलोचना करने लायक है कि हम जो कह रहे हैं वही चीज़ें केवल आप सुनो और उसके अलावा कुछ न करो। दूसरा कह रहे हैं घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, तो यह बेसिक तौर पे आपका ये भी इसमें आता है कि घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, यह भी आलोचनात्मक चिंतन के विकास का प्रतीक है। आगे की अगर बात करें कि प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों की बजाय स्वयं से बातें करती है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे किसी प्रकार के आलोचनात्मक चिंतनों को नहीं कर सकते हैं। और अगला कह रहा है कि परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना, तो यह भी आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के प्रतीक कौन कौन से होते हैं, तो आपका होता है कि विद्यार्थी को आसपास की पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना तथा किसी घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, ये दोनों गतिविधियां विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक हैं। घटना प्रघटना में क्या होता है कि अगर किसी एक प्रकार की घटना देखे तो उससे रिलेटेड कोई और घटना आप बताओ, तो यह क्या करेगा, बच्चा आलोचना उसके बारे में करेगा और अपने रचनात्मक कौशल का विकास करके कल्पना करके नई चीज़ों के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन के बारे में कह रहा है, तो समालोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, तो पहला कह रहा है कि महात्मा गांधी बच्चों को हथकरघा क्यों सिखाना चाहते थे, तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हो सकती हैं। समालोचनात्मक मतलब क्या हो कि इसके बेनिफिट और इसके लॉसेस दोनों बताएं। तो कुछ बच्चे ये चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ, हथकरघा में अगर हम सारी चीज़ें करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे, और कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हाँ सही है, हमारे पास पढ़ाई के साथ साथ हस्त कौशल भी आ रहा है, तो ये समालोचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि प्रजातांत्रिक सरकार की दो विशेषता बताइए, तो यहाँ पर बेसिक तौर पर कोई भी दो विशेषता आप यहाँ पर बेसिक तौर पर बच्चों को बता सकते हो, तो यहाँ पर आप चिंतन नहीं करोगे, कोई भी चीज़ रटे रटाए आप बता सकते हो। और तीसरा कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों और विवादों के हल क्यों ढूंढना चाहिए, तो यहाँ पर भी बच्चे समालोचनात्मक तरीके से चिंतन कर सकते हैं, तो ये भी आपका आ जाएगा। और चौथा कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, तो यहाँ पे बच्चे रटे रटाए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यह समालोचनात्मक चिंतन का अवसर उपलब्ध नहीं कराती है। तो अवसर कौन कौन से उपलब्ध कराते हैं, ए वाला और सी वाला, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई हैं, इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है आपका कि सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना, तो यह बिल्कुल सही कि इसी सर्वेक्षण के जरिए हमें पता चलेगा कि भुगतान दरें बढ़ी हैं या भुगतान दरें गिरी हैं। तो दूसरा कह रहा है आपका कि कुछ निर्देश यानी कि सैंपल गांव में घरों में सर्वेक्षण करना, यह भी बिल्कुल सही है कि हम पूछेंगे कि आप पहले चीनी कितने रुपये किलो लेकर आते, तो आप अपने घर में जो राशन लेकर आते तो उनका पहले रेट क्या था, अब का रेट क्या है। तो इसके जरिए हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे और उस सैंपल के जरिए हम देखेंगे कि रेट क्या हुआ, बढ़ा है या घटा है। तीसरा कह रहा है आपका कि पास पड़ोस के खेतिहर परिवारों से बात करना, तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे पास पड़ोस के केवल खेतिहर परिवार ही इसके बारे में जानकारियाँ नहीं दे सकते हैं। और कह रहा है कुछ खेतिहर मजदूर परिवारों से बात करना भी, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक तरह से नकारात्मक शब्द है। यहाँ पे क्या होगा कि सभी प्रकार के खेतिहर और पारिवारिक मजदूरों से बात करने से इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सी और डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। सही होता है आपका ए वाला ऑप्शन, कि केवल ए और बी के जरिए हम यहाँ पे यह बता सकते हैं कि भुगतान दरें गिरी हैं या बढ़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर आप इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपसे पूछा है कि सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि अन्य उपविषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहजता की स्थिति से बचना, तो यह गलत है, क्योंकि अगर गरीबी, अमीरी और इस प्रकार की चीज़ें देना है तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वह सामाजिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताए, ना कि उससे बचे। दूसरा कह रहा है कि इन शब्दों को प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इससे इन भागों में स्वयं से पढ़ने के लिए कहना, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमें शिक्षक का एक दायित्व होता है कि समाज में जितनी भी असमानताएं हैं उनको हम स्टूडेंटों को बताएं और किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताएं, तो हम उन्हें उससे दूर नहीं हटा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि इस समुदाय से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना, तो यह बिल्कुल आपका सही है।
और चौथा कह रहा है कि सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी और डी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि केवल सी और डी सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, कथन और कारण से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला कह रहा है कि कथन का आपका कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो जो कि बिल्कुल सही है। अंतर विषयक क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि सामाजिक विज्ञान जो है इसमें इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी शामिल है, ठीक है, विज्ञान भी शामिल है। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर पढ़ाने में कहीं ना कहीं शिक्षकों को समस्या आती है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आपका कारण कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टि के जैसे कि इतिहास या भूगोल से ही लिए गए होते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि दो विषयों में कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कथन और कारण यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत को पहचान कीजिए जिसका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राथमिक समस्याओं के बारे में हमें स्रोतों को पहचानना है। तो पहला जो कह रहा है आपका कि बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र, तो बिल्कुल सही है आपका कि इस याचिका पत्र के द्वारा हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि उस समय के समाचार पत्र की रिपोर्ट जिससे बुनकरों द्वारा सही की गई कठिनाइयों का वर्णन करना है। तो ये भी आपका सही है कि उस समय के समाचार पत्रों को हम हायर करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उसके उस समय के दौरान के जो प्राथमिक स्रोत हैं, जो समस्या के हैं, वो हमें पता चलेगा। और तीसरा कह रहा है कि एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक, तो ये आपका गलत है, क्योंकि एक जो इतिहासकार है वह केवल जो इतिहासकार होता है वह अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नहीं, यहाँ पे होता है कि इतिहासकारों द्वारा मतलब कि कई सारे हम पुस्तकों का सोर्स लेंगे, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, तब जाकर अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तब सही है। लेकिन यहाँ पे केवल पार्टिकुलर एक इतिहासकार का नाम दिया, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि ए और बी आपका सही है और सी वाला गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि परियोजना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट के अंत में समांतर दी गई संदर्भिकता का क्या उपयोग होता है। तो पहला जो कह रहा है आपका कि यह उन दस्तावेजों का विवरण देता है जिनको परियोजना बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इस सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था। तो ये भी आपका ये इस प्रकार से प्रमाण बेसिक तौर पे नहीं होता है कि बेसिक तौर पे कि हम उसमें प्रमाण के तौर पे, क्योंकि संदर्भिकता में हम बेसिक तौर पे हम प्रमाणों को शामिल नहीं करते हैं। तो आपका सी बी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। सी वाला कह रहा है कि अधिगमकर्ता विवरणों का उद्धरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे होते हैं। तो बेसिक तौर पे संदर्भिका में यही लिखे होते हैं कि हमने किस प्रकार से कार्य किया, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ये सारी चीज़ें संदर्भिका में लिखा होता है। तो ये आपका सी वाला सही है। और चौथा कह रहा है कि यह परियोजना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यक है, अतः सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी आपका सही है कि अगर इस प्रकार का कार्य हमें फिर से करना पड़े तो हम यह जान पाएँ कि किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया गया और उसका हल किस प्रकार से किया गया, कि हम आगे चल के उसी प्रकार का कार्य आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि ए, सी और डी आपके सही हैं और बी वाला आपका गलत है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, कथन और कारण है। तो कथन जो कह रहा है कि आपका कि पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा दिए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो उसके योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। तो ये पोर्टफोलियो का तो पूरा डिफिनीशन है, सभी लोग जानते हैं पोर्टफोलियो का डिफिनीशन यही होता है। तो बिल्कुल सही है। कथन कह रहा है कि पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ताओं की योग्यता के आकलन हेतु रूब्रिक यानी कि निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। तो ये भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। अब जानते हैं बेसिक तौर पे
कि पोर्टफोलियो अधिगमकर्ताओं द्वारा किए गए काम का एक संकल्पित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। और पोर्टफोलियो में जो उपलब्ध किए गए अधिगमकर्ताओं के योग्यता के आकलन हेतु निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है। आगे की अगर बात करें तो बालकों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य यह होता है कि पोर्टफोलियो की सहायता से किसी बालक का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो समय समय पर बालक के होने वाले विकास की जानकारी देता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य को पूरा कराने का मार्ग दिखाएं। तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि हम बच्चों को चीज़ों कर सकते हैं और किसी के ऊपर बर्डन नहीं दे सकते हैं। यह 2009 वाले ठीक है आपके शिक्षा के अधिकार आरटीई में कहा गया है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। तो बेसिक तौर पे सही है कि हम इस प्रकार से चीज़ें बच्चों को पढ़ाएं कि उनके विचार ठीक है स्वतंत्र भाव से बिना किसी भय के ठीक है हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें। और तीसरा जो कह रहा है आपका कि बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। तो ये भी सही है आपका कि बच्चों में हम इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चों में ना किसी प्रकार का भय हो, ना किसी प्रकार का मानसिक आघात हो, नहीं हुआ किसी प्रकार के बर्डन में हो कि हमें घर पे जाके होमवर्क करना है, ठीक हम खेल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार का बर्डन उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, आरटीई 2009 में कहा गया है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को परीक्षा में अनुशासन के साथ भाग लेने में सहायता करना। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि शुरुआती स्तर में जो बेसिक तौर पे आरटी में 1 से 8 तक कहा गया है कि बच्चे ठीक है अपने मत जो है कि अनुशासन वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है ठीक है वह स्वतंत्रता पूर्वक एग्जाम को दे सकते हैं, किसी प्रकार के बर्डन की वहाँ पे बातें नहीं की गई है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि बी और सी आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह मैचअप करने के लिए आगे इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उनके मुख्य उद्देश्यों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पर आकलन उपकरण दिए हैं। तो सबसे पहले आपका ए दिया है कि क्लास में यानी कि कक्षा में प्रश्न पूछना। तो कक्षा में प्रश्न पूछना जो आकलन उपकरण है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उपचारात्मक तरीके से बेसिक तौर पे उपलब्ध कराना। कक्षा में प्रश्न पूछना जो होता है कि उपचारात्मक तरीके को उपलब्ध कराना। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा कि बच्चा अगर क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उपचारात्मक तरीके से हम क्या करेंगे, हल ढूंढेंगे ठीक है। दूसरा कह रहा है कि साथी का मूल्यांकन। तो साथी के मूल्यांकन की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना, इसलिए हम बेसिक तौर पे क्या करते हैं साथी का मूल्यांकन करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा 4। उसके बाद कह रहा है सत्रांत परीक्षा। तो सत्रांत परीक्षा क्यों ली जाती है, तो अधिगम को प्रमाणीकृत करने का काम है सत्रांत परीक्षा का। तो सी का क्या हो जाएगा आपका 2। और उसके बाद है आपका डी। तो डी में कह रहा है कि लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा क्यों ली जाती है, तो बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं को आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं लिखित परीक्षा लेते हैं। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है और सही विकल्प का चयन करना है। अभी हाल ही मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया। तो पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्य का यादृच्छिक संग्रह। तो बेसिक तौर पर पोर्टफोलियो में यादृच्छिक किसी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जो विद्यार्थी करते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो पहला वाला तो गलत है पोर्टफोलियो के बारे में। दूसरा जो कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्यों का स्व उद्देश्य संग्रहण। तो यह बिल्कुल सही है कि उसके उद्देश्य के साथ जो भी हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं, अगर बच्चा ठीक है मैथ पढ़ने में अच्छा है तो हम उसके साथ ये चीज़ कह सकते हैं कि आगे चल के इस सेक्टर में जा सकता है। तो स्व उद्देश्य संग्रह आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है आपका कि विद्यालय निरीक्षण हेतु विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रहण। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यह पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के लिए बनाया जाता है, ना कि विद्यालय के निरीक्षण के लिए बनाया जाता है और विद्यार्थियों के विकास के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय या एक साधन है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो के बारे में जो दिया गया पोर्टफोलियो के बारे में जो दिया गया है वह कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बी और डी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। बी और डी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी अधिगमकर्ती के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। तो अब यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों को गरीब से बाहर आने में मदद की, क्या आप
इस विचार मात्र से सहमत है, उचित ठहराइए। तो यह अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा कौशल है। दूसरा कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यह गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने जो चीज़ें कहा है उसी के बारे में वर्णन करना है, तो इससे हम अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अगला कह रहा है आपका कि जैवमंडल क्या है, यह जीवित प्राणियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो यह भी अधिगमकर्ताओं के आकलन के लिए उचित प्रश्न नहीं है। और चौथा कह रहा है आपका कि उन कुछ कानूनों की सूची बनाएं जो महिलाओं, बच्चों व हसियाई समूह की सुरक्षा करते हैं, तो यह भी आपके अधिगमकर्ता एक मूल्यांकन कौशल के लिए आंकने के लिए उचित प्रश्न नहीं है। तो आपका सही प्रश्न कौन सा है, तो केवल ए वाला आपका सही होता है कि जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की। क्या आप इस विचार मात्र से सहमत हैं, उचित ठहराएं। तो दोस्तों ये था आपका सीटेट के एसएसटी का 5वां क्लास। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एग्जाम तक आपको 30-30 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इससे अपने एग्जाम को बेहतर कर पाएंगे। तो अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।